यस सर। ओके ठीक है। सो स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? बस, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा आप लोग को ये बता देता हूँ कि ग्रेजुएशन तक जो आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी आपने एक तरीके से बेस बना लिया इकोनॉमिक्स के अंदर में। अब इसके आगे अगर आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करते हो फॉर एमए इकोनॉमिक्स या पीएचडी इकोनॉमिक्स, तो वो आप ऑप्ट तब करो जब उसके पीछे कोई ना कोई टारगेट आपका सेट हो। कहने का मतलब ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो हम लोग एवरी डिग्री के लिए नहीं पढ़ते हैं। उसके पीछे का एक लॉजिक सेट होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, सो डैट कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स को चूज करो। और जिस भी फील्ड में जाते हो उसके लिए जो आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसको आप चूज करो। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट किसी एक बच्चे के लिए या तो सबसे अच्छा या तो सबसे खराब नहीं हो सकता, और ना ही है। अगर मान लेते हैं, अगर आपका टारगेट कुछ और है, अगर आपका एम कुछ और है, तो हो सकता है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसके अलावा किसी और जगह से भी आप अच्छा स्कोर करके अपने एम को अचीव कर सकते हो। तो ये मतलब करना कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और मुझे डीएससी से ही करना है, आईएसआई से ही करना है, इरिस्पेक्टिव कि मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहता हूँ। मतलब कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहते होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के आईईएस के एग्जाम देना चाहते होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के आरबीआई के एग्जाम देना चाहते होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहते होंगे। मतलब कि जहाँ पे आप क्या कर सको, जो भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसको आप यूज कर सको इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सिस्टम। सो जिनका टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट डिसाइड किया गया। मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टफनेस लेवल है, जो अलग अलग चीजें हैं ना, वो बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी इन द सेंस कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता हूँ तो मेरे पास ना हमारे इंडिया में कुछ ऐसे चुनिंदा इंस्टीट्यूट है जो मुझे वही पढ़ाएंगे या वही चीज कराएंगे जो मुझे आगे बैंकिंग सेक्टर में काम देगा, मतलब कॉर्पोरेट लाइन में काम देगा। सिमिलरली अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पेपर देना चाहता हूं तो हमारे भारत में बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आईईएस के करस्पॉन्ड में जो हमारा बेस बनना चाहिए, जिस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए वैसा पढ़ाई करवाता है। सिमिलरली अगर मेरे को आरबीआई में जाना है, आरबीआई ग्रेड बी डीपर का एग्जाम देना है, तो उसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट है। अच्छा, इंस्टीट्यूट कहने का मतलब क्या है, मैं ये आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, 1 सेकंड गाइस, ठीक है। मैं ये इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि कई बार क्या होगा कि मान लेते हैं कि आपने क्या कर लिया, किसी लेटर सपोज आपने जेएनयू से अपना मास्टर डिग्री कर लिया, लेकिन आपको ना जाना है मान लेते हैं किसी कॉर्पोरेट लाइन में, मल्टीनेशनल कंपनी में, बैंकिंग सिस्टम में बेसिकली डेटा एनालिसिस का काम करना है, या फिर मान लेते हैं आप रिस्क एंड क्रेडिट मैनेजमेंट के काम करने के लिए आप बेसिकली आप चाहते हो। तो आपको जेएनयू से जो आप सीखोगे ना वो ज्यादा आई थिंक आपको हेल्प नहीं करेगा इन कंपेयर टू अगर आप वो चीज डीएससी से या फिर आईएसआई से या फिर आईआईटी से सीखते तो। मतलब कि अगर आप कॉर्पोरेट लाइन में जाते हैं तो जितना आपका डीएससी आईएसआई और आईआईटी का सिलेबस आपको हेल्प करेगा उतना आपको जेएनयू का हेल्प नहीं करेगा। वही अगर आप आईईएस का एग्जाम देना चाहते हो तो जितना आपको जेएनयू का सिलेबस, आपको मतलब जेएनयू का जो करिकुलम है अपने पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो कि आपको हेल्प करेगा, उतना आपको फिर ये डीएससी आईएसआई ये सब हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में अपना एक तरीके से जो करियर है उसको सेट करना है, वो पहले आप डिसाइड करो। और उसी के अकॉर्डिंग आप जब एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के कोरस्पॉन्ड में अच्छे से पढ़ो। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे क्या है अंतर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पीजी पढ़ते हो तो आपको ये दोनों पेपर आप नहीं निकाल सकते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम के लिए पढ़ते हो तो आप ये दोनों पेपर बिल्कुल नहीं निकाल सकते। और अगर आप आईएसआई एमएसक्यूई के लिए पढ़ते हो तो आप ये दोनों पेपर नहीं निकाल सकते। जनरली जो स्टूडेंट जो गलती करता है, मैं आपको समझाता हूँ, पिछले 5-6 साल में जो मैंने देखा हुआ है, बच्चा क्या करता है, जो सबसे टफ पेपर है ना उसको लेकर बैठ जाता है। लेट सपोज मैंने आईएसआई को एक तरीके से टफ में मान लिया। पहले डीएससी खुद का अपना लेता था एग्जाम तो डीएससी सबसे टफ था, बट अब डीएससी सीयूईटी के अंदर में आ गया तो उसको मैं थोड़ा सा कम करके मैं आईएसआई को मान लेते टफ में मानता हूँ। तो स्टूडेंट क्या करता है कि वो जो सबसे टफ पेपर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करता है। वो ये सोचता है कि अगर मेरे से ये हो जाएगा ना तो ये दोनों तो आराम से हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ये होना या ना होना तो ये तो अलग वाली बात है। ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि हर एक का सिलेबस और हर एक का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो बहुत अलग अलग है। अगर आप तीनों ही सीयूटी पीजी के, आईआईटी जैम के और आईएसआई एमएसक्यू के तीनों के पास्ट ईयर निकालोगे एंट्रेंस का,
और तीनों को जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे आपको। अलग अलग इन द सेंस कि आपको समझ में ये आएगा कि आप बेसिकली हर एक अलग अलग एंट्रेंस के लिए आपको एक अलग रोड मैप भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सीयूटी पीजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आईएसआई आईआईटी जैम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली आईआईटी जैम में कुछ इस तरीके से पैटर्न वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आईएसआई में नहीं है, सीयूटी पीजी में नहीं है। और आईएसआई की मैं बात करूं तो ये मतलब थियोरेटिकल को भूल ही जाता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमी, और देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ नहीं आएगा। डायरेक्टली माइक्रो माइक्रो मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब आएगा। तो अगर आप वो करके जाते हो तो ये तो कर लोगे, लेकिन इस पे पक्का आप चले जाओ। अच्छा, ये भी आईएसआई पढ़ के जाते हो, आईएसआई आपका निकल जाएगा, ये भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि कम सीट होते हैं, कई सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि मेरा मार्क्स 67 है और आपका मार्क्स 67.5 है, तो ये वाला बच्चा बस क्या होता है, एक तरीके से कट ऑफ लिस्ट में आता है और 67 वाला नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि 67 वाला ने मेहनत नहीं किया था। और बहुत बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि मैं आपको अपना भी कुछ बताऊंगा, तो डेट क्या मैं जो बता रहा हूँ उसके पीछे जो रीजन है। मैंने 2024 के पेपर में ये देखा हुआ था, 67.5 इज द कट ऑफ फॉर आईएसआई एमएसक्यू पीईए पेपर। मतलब जिनका 67.5 मार्क्स आएगा उसी का पीईए क्लियर होगा, तब जाके वो पीई भी उसके चेक होंगे। और 67 मार्क्स लाने वाले कम से कम नहीं तो नहीं 100 बच्चे थे। 100 स्टूडेंट था जिनका 67 मार्क्स था। ये इसलिए इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया था, जिन्होंने पेपर देने के बाद आंसर चेक किया था, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि सर 67 मार्क्स मेरे बन रहे, क्या मेरा हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। और उससे पहले 2023 का जो पेपर था उसमें जो कट ऑफ गया था वो 62 के आसपास गया था। तो 67 एक तरीके से बोल सकते थे कि हाँ आप कट ऑफ के पार हो, बट हर साल कट ऑफ चेंज होता रहता है। तो 67.5 वाले बच्चे का हो गया, 67 वाले का नहीं हो गया, और ये 100 बच्चे थे इसके अंदर में। अगर वो 100 बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर पढ़ रहा होगा तो उसका ये दोनों भी खराब हो गया होगा डेफिनेटली। अब इन दोनों में किसको कितना मिला वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि 100 में से अगर वो 100 के 100 बच्चे अगर इसी के ऊपर पूरा निर्भर होते तो ये दोनों पक्का उनका खराब हो गया होता, और डेफिनेटली उनको इनमें से भी कोई सीट नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए अपने मन में कि आप बेसिकली किस फील्ड में जाना चाहते हो। उसके बाद जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के लिए सबसे सेफ रोड मैप क्या है, उस रोड मैप को आपको पहले डिसाइड करना चाहिए, और उसके बाद आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप गलती से भारी भारी टॉपिक देखकर अलग अलग इंस्टीट्यूट के, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, ये एक तरीके से मैं अलग तरीके से आपको फील कराता हूँ कि मैं आप लोग से क्लास नंबर 1 मान लेते हैं, मैंने रख लिया, एक क्लास 1 रख लिया, और क्लास 1 में मैंने सबसे एक टफेस्ट टॉपिक आपको मैं करा दूंगा, ठीक है, जो कि मान लेते हैं आईएसआई का होगा या फिर डीएससी के पुराने सिलेबस का होगा। और मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये जो टफेस्ट टॉपिक मैंने कराया है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। और आपको फिर मैं जो शुरुआत के 15-20 क्लास या 1.5-2 महीने जो है जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था, वही सब चीजें मैं कराऊंगा। और आपको ये लगेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, मतलब आप वो सब सीख रहे हो जो आपने पहले कभी सीखा नहीं था। लेकिन एक्चुअली में जो आप वो टफेस्ट चीज सीख रहे हो, उसका हो सकता है कि जहां पे सीयूटी पीजी में जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसका आप रिप्लाई में आंसर नहीं दे पाओगे। आपका वो टफेस्ट चीज आपके माइंड में ही रह गया और आपका कोई रैंक नहीं बन पाया। और जरूरी नहीं है कि जो आप सीख रहे हो वो दोबारा से क्वेश्चन या तो आईएसआई में आ जाए या तो आईआईटी में आ जाए, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि आईएसआई का जब पेपर आप देखोगे तो कुछ चीजें सिमिलरिटी रहती है बट बहुत चीजें अलग रहता है। तो अब आपका लक है कि अगर आप जो टफेस्ट चीज आप पढ़ के गए वो पूरा मैच कर जाए। ये मतलब इतना आई थिंक आप अपने आप को मतलब लकी नहीं समझ सकते। कभी भी जब भी आप कोई कंपिटिटिव एंट्रेंस पेपर को देते हो तो आपको हर एक तरीके से, हर फील्ड में, हर एक एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर करना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जो नॉर्मली अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो आपका टारगेटेड एग्जाम होना चाहिए एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस के लिए, वो 3 पेपर होना चाहिए। एक होना चाहिए सीयूईटी पीजी का, एक होना चाहिए आईआईटी जैम का, एक होना चाहिए आईएसआई एमएसक्यूई का। आईआईटी जैम का सबसे पहले पेपर आपका होता है जो कि होता है फरवरी के मंथ में, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक ईयर फरवरी के मंथ में आपका आईआईटी पेपर ले लेता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ये सब नवंबर दिसंबर के आसपास में आपको ब्राउचर मिल जाती है। इसके बाद
सीयूईटी पीजी का एग्जाम होता है मार्च में, मार्च के सेकेंड वीक में। पिछले 2-3 सालों से मार्च के सेकेंड वीक में होता है। उससे पहले अप्रैल भी हो जाता था। तो हर साल ये मार्च या अप्रैल आप ऐसा मान सकते हो, बट जनरली आप इसको मार्च कंसिडर करोगे कि मार्च में आपका सीयूईटी पीजी का पेपर होगा। और सबसे लास्ट में आपका ये आईएसआई एमएसक्यू का पेपर होता है, जो कि होता है मई के अंदर में। तो ये कुछ इस तरीके से तीनों का अलग अलग मंथ्स के करॉस्पॉन्ड में पैटर्न है। अगर मैं तीनों के एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, तो ये इनका भी पैटर्न बिल्कुल अलग है, इनका भी पैटर्न बिल्कुल अलग है, और इनका भी पैटर्न बिल्कुल अलग है। मतलब तीनों का पेपर अलग तरीके से सेटअप होता है। तो मतलब तीनों के लिए आपको इंडिविजुअली मेहनत करके, तीनों के लिए आपको अपने आप को प्रैक्टिस करके रखना होगा आपको। मतलब तीनों के पास पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तीनों के लिए जो टाइमिंग होता है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैच कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आई थिंक 20, 20 एंड 20, 60 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आईएसआई एमएसक्यू की मैं बात करूँ तो इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक तो होता है पीईए और एक होता है पीईबी। पीईए में आपको अराउंड 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड पीईबी में अराउंड आपको 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आई थिंक 5-6 में कुछ ऑप्शंस होता है, तो उसको आपको मतलब हर साल वो पैटर्न चेंज होता रहता है, वो आपको मतलब एक तरीके से ब्राउचर में दिख जाएगा। तो पैटर्न सबका अलग अलग है, पूछने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन आप किसको टारगेट कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लेट अस सपोज कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको ना मतलब ये है कि उसको कॉर्पोरेट लाइन में जाना ही जाना है, उसको एक तरीके से 100% प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, और उसको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, मतलब मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है, मतलब मेरे को जेपी मॉर्गन में, अमेरिकन एक्सप्रेस में, इन्हीं सब में जाके काम करना है। तो एक उसके लिए एक अलग रोड मैप होता है, उसको एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कोई एक ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि मेरे को आईईएस में एग्जाम दो, आरबीआई का एग्जाम दो, या फिर साथ साथ में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का एक नॉलेज को गेन करूं, तो उसके लिए एक अलग रोड मैप है। वो जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे टारगेट कर सकता है, वो कई सारे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकता है। जैसे लेट सपोज मैं सीयूटी पीजी की बात करूं, तो सीयूटी पीजी के अंदर में कई सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपको अगर आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो आपको इसी टोटल टॉप 9 इंस्टीट्यूट के अंदर में टारगेट रखना है कि आपका एडमिशन हो। अगर आप इस टॉप 9 में एडमिशन लेते हो तो इट मीन्स कि आपने अच्छे तरीके से एंट्रेंस दिया है, आपका रैंकिंग भी अच्छा है, और आप अच्छे पर्टिकुलर पोजीशन पे या अच्छे पर्टिकुलर प्लेस से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। ये टॉप 9 इंस्टीट्यूट कुछ इस तरीके से आपके पास। इसके बाद भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छे हैं। बट आपका टारगेट होना चाहिए इस टॉप 9 के अंदर में, क्योंकि इस टॉप 9 में जो भी आप पढ़ोगे वो आपके करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, और वो आपको किसी भी पर्टिकुलर पेपर में या किसी आगे चल के कोई भी एग्जाम में आप बैठते हो तो वो डायरेक्टली आपको वहां पे हेल्प करेगा। अब मैं ना बारी बारी से आप लोगों से थोड़ा सा कुछ पूछना चाहता हूँ, सो डैट कि मैं इस पर्टिकुलर जो आगे का कंसेप्ट है उसको मैं आपको बता सकूं। जैसे कि आप लोग क्या चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लेट अस सपोज विश्वनायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विश्वनायक, आर यू हियर? यस सर। ठीक है। तो विश्वनाथ, क्या आपने इससे पहले किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए? सर डीएससी है प्राइम टारगेट। ठीक है, डीएससी प्राइम टारगेट है, इसके पीछे का क्या रीजन है, कोई ऐसा कुछ सेटअप कि हाँ मुझे। सर मैंने सुना है वो थ्योरी और मैथ्स का बैलेंस बना लेती है। अगर आप आईआईटी जाओगे तो बहुत मैथ्स आ जाएगी, जेएनयू जाओगे तो बहुत थ्योरी आ जाएगी। तो अगर कोई अनश्योर है मेरी तरह तो वो ओके, सो बैलेंस बना बेसिकली सकता है, क्योंकि इसमें ठीक है। इलेक्टिव भी होते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, इलेक्टिव हालांकि हर जगह होते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपका जो आगे का करियर सेट आपको करना है किस फील्ड में करना है, गवर्नमेंट लाइन में या कॉर्पोरेट लाइन में? सर ऐसा फिक्स अभी नहीं है। फिक्स नहीं है, मतलब जहाँ पे करियर से अच्छे से हो जाए वो ठीक है। तो एक तो मान यस लेते सर। हैं डीएससी आपने एक फर्स्ट टारगेट रखा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट दीपिका से आपसे पूछता हूँ। दीपिका, आर यू हियर? यस सर। ओके, सो आपने किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट किया है दीपिका? सर मैंने भी बेसिकली डीएससी के बारे में जाना था, और डीएससी फिर मैंने एक आईआईटी एग्जाम के बारे में जाना था। तो मैंने आईआईटी दिल्ली के लिए सोचा था कि इन दोनों में से जो भी मिल जाए। तो डीएससी और आईआईटी दिल्ली आप सोच रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैं ना थर्ड दीपांशु के बारे में, दीपांशु आर यू हियर? हेलो। हाँ, आपने किस इंस्टीट्यूट को टारगेट किया हुआ है? सर मैंने एक्चुअली में आईएसआई का टारगेट करा है। मैंने आईआईटी जैम का भी प्रीवियस में एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 24 मार्क्स थे, तो फिर मैंने देखा आईएसआई का बढ़िया रहेगा। आईआईटी में कितने मार्क्स थे, 24?
यस सर। ओके, सो आप आईएसआई को टारगेट कर रहे हो। अच्छा, आईएसआई को क्यों टारगेट कर रहे हो, कोई रीजन इसके पीछे? सर मेरे को एक्चुअली में इंडियन फॉरेन सर्विसेज में करना है अपना आगे फ्यूचर, तो उसके लिए। तो आप आईएफएस में आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, ठीक है, आईएफएस में चाहते हो तो इट मीन्स कि आपका स्टैटिस्टिकल आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि स्टैटिस्टिकल आपका अच्छा हो सके बैकग्राउंड। यस सर। ठीक है। ओके। और आपने लास्ट ईयर आईएसआई का दिया हुआ है? अगर आप आईटी सर दे रहे हो तो आईएसआई का नहीं दिया मैंने, आईआईटी जैम का दिया था एक्चुअली। आईटी जैम का आपने, ठीक है, एक आईएसआई आप कह रहे हो करने, ओके। सो इसके बाद, और आईएसआई इसलिए करेंगे कि आपको आईएफएस के क्रॉसपोर्ट में काम करना है, ठीक है। सो कैलिन, आर यू हियर? Yes, sir. आपने किस इंस्टीट्यूट को किया है टारगेट? Sir, IIT Delhi, I guess. अच्छा, आईआईटी दिल्ली एंड आईएसआई, ये दो को आप टारगेट कर रहे हो? IIT Delhi और DSC. अच्छा, डीएससी, ओके, सॉरी, आईआईटी दिल्ली एंड डीएससी, ठीक है। इसके बाद आदि, यस सर। आपने किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट किया आदि? सर डीएससी या फिर जेएनयू। ओके, डीएससी एंड जेएनयू, ओके, वेरी गुड। और पुष्कर, आपने किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट किया है? पुष्कर, आर यू? हेलो। यस हाँ, सर, यस यस। सर। बेसिकली मैंने अभी तो जो जॉब ओरिएंटेड सोच रखा है मेजरली, तो सर मैंने जो पैटर्न देखा है अपना अपना हम्म। डीएससी में, जो बैलेंस करता है बिजनेस मैनेजमेंट और अपना स्टैटिस्टिकल टूल जो यूज करते हैं बेसिकली हम्म। हम्म। कंसल्टिंग फर्म्स में, तो डीएससी का सबसे बेस्ट मुझे तो बेटर लगा। बट मैं अपना फिक्स नहीं कर रहा हूँ, कोई अपना कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं कर ठीक है, रहा हूँ, बेसिकली चलो, ड्यू में से ही मेरा अभी है ऑप्शन। ओके, ठीक है। चलिए, मैं ना थोड़ा सा आप लोग को अपने एक तरीके से एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ कि आप डीएससी में, आईएसआई में और आईआईटी जैम में क्या डिफरेंस होगा। और ये एक्सपीरियंस रिसेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल है वो आईएसआई से भी पढ़े हैं, आईआईटी जैम से भी पढ़े हैं, और मैं खुद डीएससी से पढ़ा हूँ। और मैंने आईएसआई का भी एग्जाम क्रैक किया था 2024 में, मतलब मैं 22 में डीएससी में एडमिशन मैंने लिया था। और पिछले 4-5 सालों से बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप ये एक एम इकोनॉमिक एंट्रेंस के लिए मैं कोचिंग स्टार्ट करूँ। बट मेरे पास उस तरीके से मटेरियल अवेलेबल नहीं था, या फिर मैं उतना श्योर नहीं था कि मैं क्या आप लोगों को वो पर्टिकुलर जो बेसिकली चाहिए, वो मैं पर्टिकुलर जो आपको एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग के जितना आपको सिलेबस कराना चाहिए, या जो भी मेरे को एकेडमिक जो रिसोर्स है उसको डिलीवर में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो सब चीजें मैं बेसिकली पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहा था। और 2024 में जब मैंने ट्राई किया तो मैंने आईएसआई का भी पेपर दिया था, और वो पेपर भी मेरा निकला हुआ था, पीईए और पीई भी दोनों। बट मैंने उस टाइम पे इंटरव्यू था तो इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था। एंड उसके बाद हाँ, तो कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईएसआई से इधर 2025 में पास आउट हुए हैं, आईआईटी जैम में 2025 में पास आउट हुए हैं, और डीएससी में तो कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं जो बेसिकली पास आउट हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, चीजें ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक कॉर्पोरेट लाइन सर ले, यस। सर एक एलएससी का कैसा रहेगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? हाँ, बढ़िया रहेगा, बट एलएससी के लिए आपको एक तरीके से पहले तो रिकमेंड लेटर होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी से, उसके बाद गेट का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, बट उसके लिए अगर आपके पास डेट मच ऑफ अमाउंट है जो आप स्पेंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है। लेकिन यही है कि उसके लिए आपको वो डेट मच ऑफ अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो सीट भी ऑफर होना चाहिए। तो वो एक एक अलग सिनेरियो है, मतलब हम लोग अभी फिलहाल इंडियन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, ठीक है। ओके सर। चलिए, सो मैं ना सबसे पहले कॉर्पोरेट लाइन आप लोग को डिसाइड करता हूँ, और एक मैं डिफरेंट करता हूँ गवर्नमेंट लाइन। अब ने गवर्नमेंट लाइन के अंदर में जनरली हम लोग 3 डिफरेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। एक तो हम लोग प्रोफेसर वाले पर्टिकुलर पोस्ट में टीचिंग के लेवल में जा सकते हैं, जिसको कि एज अ मैं वैसे तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है, बट नॉर्मली मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर काम करता हूँ, ठीक है। दूसरा, आप इसमें क्या कर सकते हो, आईईएस का पेपर वो दे सकते हो। एंड द थर्ड वन, आप इसमें क्या कर सकते हो, आरबीआई का दे सकते हो। और भी कई सारे हैं, नाबार्ड है, एनएबीएआरडी आपने सुना होगा, और भी कई सारे अलग अलग मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूट्स है जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को एक तरीके से प्रीफर करते हैं, और उनका आपको मतलब एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस के बेसिस पे उनका जो है वहां पे जॉब होता है। तो उन सबको अभी साइड में रखते हुए मेन जो 3 मेन है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है।
एक तो टीचिंग लाइन, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और एक आरबीआई मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद एक है कॉर्पोरेट लाइन। कॉर्पोरेट लाइन की मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करते हो, किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, बिंग और डेटा एनालिसिस, या फिर बिंग और रिस्क एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। तो इन सब चीजों के फील्ड में आपको जॉब लगती है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से जाओगे तो मतलब कि अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है या फिर बाहर से भी आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड में जॉब लेते हो, तो आपको इन्हीं सब चीजों में जॉब लगेंगे। आप रिस्क एंड क्रेडिट मैनेजमेंट करोगे या डेटा एनालिटिक्स करोगे, इन्हीं सब चीजों का आपको बेसिकली जॉब लगती है। कॉर्पोरेट लाइन और गवर्नमेंट लाइन में थोड़ा सा जब मैंने डिफर कर दिया आपको एज ए पोस्टिंग के कॉरस्पॉन्ड में, अब मैं आपको समझाता हूँ। कॉर्पोरेट लाइन में किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया में है वो है डीएससी, आईएसआई, इसके बाद आईआईटी और इसके बाद आईजीआईडीआर। मैंने यहाँ पे आपको 4 इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं। इस 4 इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा पैकेज किसी इंस्टीट्यूट को लगेगा, सबसे ज्यादा पैकेज, वो है डीएससी। मतलब डीएससी वाले बच्चों का सबसे ज्यादा पैकेज लगेगा। अब ये इसलिए लगेगा क्योंकि डीएससी में कंपटीशन ज्यादा होता है, कई सारे बच्चे होते हैं, तो कंपनी भी बहुत सारी आती है, पोस्ट भी कई सारे होते हैं, और वो ऑफर भी जनरली बाकी इंस्टीट्यूट से ज्यादा करती है। तो सबसे ज्यादा आपका जो पैकेज लगेगा वो डीएससी में लगेगा। लेकिन सिंस बच्चे कई सारे होते हैं, मतलब 200 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं, तो पिछले 4-5 साल से जो एक तरीके से प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है परसेंटेज वाइज, वो थोड़ा कम हुआ है। 2022 और उससे पहले कुछ साल तक, मतलब 2019, 20, 21, 22, ये सब अगर आप मान लो, तो 90%, 98% और इवन 100% प्लेसमेंट था। बट आफ्टर 2022 जो डीएससी का प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो मैं नॉर्मली इसको एक तरीके से वन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल जो डीएससी का पिछले 2023, नोट तो 24-25, 2 साल के क्रॉसपॉन्ड में बात कर रहा हूँ, ये हो चुका है 60-70%। मतलब इतने, मतलब 200 में से 60% बच्चे, मतलब 120 बच्चे, 70% बच्चे, 140 बच्चे, इन्हीं को जॉब लगेगा। लेकिन जिनको भी जॉब लगेगा उनको एक अच्छा पैकेज लगेगा। मतलब मिनिमम आपका 13 लाख 14 लाख रहता है, 12 लाख 13 लाख, और मैक्सिमम जो है 35-40 तक पहुंचता है। तो हमारे टाइम पे 2024 के बैच में 35 था, 25 के बैच में 40 था, एंड माइट भी 26 के बैच में और भी गया होगा, बट 26 के बैच की मुझे तरीके से अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट 24 एंड 25 के बैच का मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि उसमें मेरे फ्रेंड्स भी थे और कई स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे थे। तो ये एक तरीके से सिनेरियो। अगर मैं आईएसआई की बात करूं तो आईएसआई में थोड़ा सा उल्टा है। आईएसआई में क्या होगा कि आपका प्लेसमेंट तो है 100%। मतलब जो बच्चे बैठेंगे, वैसे लेटर सपोज आईएसआई दो पर्टिकुलर दिल्ली और कोलकाता में होगा, तो जो बच्चे आईएसआई में पढ़ रहे हैं उन सबका जॉब लगेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन जो पैकेज है वो आपका उतना ज्यादा नहीं लगता। वो एक तरीके से ऑन एन एवरेज जो रहता है, मतलब कि कई सारे बच्चों का 12-13-14, 12-13-14 रहता है। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 20-25-28 ये सब लगता है यहाँ से, क्योंकि जो है 2 डिफरेंट ईयर में मेरे कई सारे फ्रेंड्स गए हुए हैं, और उन सबका बेसिकली जो प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे उस ब्राउचर्स में आते हैं। तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ वैसे तो बच्चा कम है, स्टूडेंट कम है, तो प्लेसमेंट तो पूरा होता है। लेकिन सिंस कंपटीशन कम है, तो जो कंपनी ऑफर करती है अमाउंट वो थोड़ा सा कम करती है इन कंपेयर टू डीएससी। सिमिलरली अगर मैं आईजीआई डीआर की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि ये थोड़ा सा मिक्सअप है। ये उन बच्चों के लिए भी बेटर है जो गवर्नमेंट लाइन में जाना चाहते हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी बेटर है जो कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहते हैं। तो मैं आईजीआई डीआर का प्लेसमेंट को भी 80% के आसपास रखता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे प्लेसमेंट नहीं भी लेना चाहते हैं। और इनका भी जो पैकेज होता है वो एक तरीके से फिर आईएसआई से भी कम होगा। सबसे फर्स्ट वन डीएससी, फिर आईएसआई, फिर जाके आईजीआई डीआर। इसके बाद अगर मैं आईआईटी की मैं बात करूं, तो आईआईटी का मतलब पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है, बट हाँ इधर फिर धीरे अपकमिंग टाइम में, मतलब 25 में, 26 में ये थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। मतलब जब 24 में मेरे फ्रेंड सर्कल थे आईआईटी कानपुर में, आईआईटी दिल्ली में, तो वहां पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। और जो भी प्लेसमेंट्स वगैरह हुए थे वही 12 लाख 13 लाख 14 लाख इसी के अराउंड हुए थे। और लेकिन जो 25-26 का जो ये करंट सिनेरियो चल रहा है,
इसमें फिर जाके इनका प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा भी हुआ है और पैकेज भी अच्छा हुआ है। तो आप आईआईटी और आईजीआईडीआर को इन प्लेस ऑफ बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि प्लेसमेंट का एंड पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रख सकते हो आईआईटी को और आईजीआईडीआर को। तो अगर आपको ये मेन टारगेट है कि मैं कॉर्पोरेट लाइन में जाऊं और सबसे ज्यादा पैकेज लेकर आऊं, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए डीएससी। डीएससी आपको पैकेज भी देता है, ऑप्शंस भी बहुत सारे देते हैं। डीएससी में ऑलमोस्ट 50+ कंपनी आती है, पिछले 4 साल में 50+ कंपनी हर एक साल आई हुई है, तो ये गारंटेड है। अब आपके से टाइम पे आपका प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो 50 को 55 कर सकता है, 60 कर सकता है, 45 कर सकता है। आईएसआई आईआईटी आईजीआईडीआर में ऐसा नहीं होता है। 10-15 कंपनी आई बहुत है, 10-15 कंपनी में ही सारा प्लेसमेंट हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन डीएससी में आपके पास ऑप्शन कई सारे मिलते हैं, आप अपने पसंदीदा कंपनी को भी चूज कर सकते हो। डीएससी में साथ साथ आपके पास जो कोर्स है और यू कैन से जो पेपर है, पेपर का सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो जैसा कि कई सारे बच्चों को ये माइंड में आया, जैसे विश्वनाथ बोल रहे थे और एक स्टूडेंट बोल रहा था, वहां पे इलेक्टिव इलेक्टिव पेपर का वहां पे ऑप्शंस आपके पास कई सारा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा सेमेस्टर में आप चाहो तो 2-3 थियोरेटिकल पेपर भी सेमेस्टर 3 एंड 4 में चूज कर सकते हो। 1-2 में तो नहीं, 3 एंड 4 में चूज कर सकते हो, क्योंकि 1-2 में कंपलसरी ज्यादा होता है और वो टफेस्ट पेपर होते हैं। तो डीएससी में आपके पास में अलग अलग फील्ड में कुछ सीखने के लिए कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पेपर आपको क्या होता है ऑफर किया जाता है, क्योंकि डीएससी में प्रोफेसर वगैरह की कमी नहीं है और आपके पास स्टूडेंट्स की भी कमी नहीं है। मतलब 200 बच्चे हैं, तो 200 प्लस बच्चे होते हैं। अब तो आई थिंक 250-300 प्लस बच्चे होंगे, क्योंकि 2 ईयर का पीजी अलग होगा, 1 ईयर का पीजी अलग होगा, तो सब मिलाकर 250-300 बच्चे होंगे। तो यहाँ पे मैनेजेबल होता है कि आप कितनी कई सारे कोर्स को आप ऑफर कर पाते हो, कई सारे पेपर को ऑफर कर पाते हो, क्योंकि हर एक पेपर में आपको 15-15, 20-20 बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन आईएसआई आईआईटी आईजीआईडीआर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पहले से कम बच्चे इनरोल्ड है, तो वहां पे ज्यादा ऑफर नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता कि किसी 2 बच्चे के लिए एक अलग प्रोफेसर को दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। तो वहां पे जनरली क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरीके से पहले से फिक्स होते हैं, कंपलसरी होते हैं कि हाँ मतलब आप लोगों को यही सब पढ़ना है। तो ये चीजें थोड़ा सा डिफर करता है डीएससी और बाकी ये 3 इंस्टीट्यूट के अंदर में। अच्छा, ये 4 इंस्टीट्यूट अगर आपको मिलता है, इट मीन्स कि आप कॉर्पोरेट लाइन में आपको जो जॉब लगेगी इसके लिए आप निश्चिंत हो। मतलब आपको अगर आपने वहां पे उस जो भी एकेडमिक आपको कराया जा रहा है उसको आप अच्छे तरीके से करते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, आपका रिजल्ट अच्छा आता है, तो इट मीन्स कि आपको जॉब फिक्स है। लेकिन इसके अलावा आप किसी और जगह पे करते हो, जैसे सपोज जेएनयू में करते हो, बीएचयू में, गोखले में, टेरी में, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट है वहां पे करते हो, तो वहां पे भी प्लेसमेंट होती है। बट वहां के प्लेसमेंट इस हिसाब से मतलब कॉन्टिन्यूस वे में या गारंटेड फॉर्म में नहीं होता। वहां पे डिपेंड करता है ईयर वाइज ईयर, किसी साल जो है अच्छी अच्छी कंपनियां पहुंचती है, किसी साल नहीं भी पहुंचती है। तो वहां पे आप गारंटेड फॉर्म में नहीं कह सकते कि मेरे को जॉब लगेगा ही लगेगा। तो ये थोड़ा सा डिफर होता है बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर में। अगर मैं गवर्नमेंट लाइन की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट लाइन में आप सबको आपको इन तीनों ही अलग अलग पेपर के लिए एक अपना एग्जाम देना पड़ेगा। तो बस काम क्या है कि गवर्नमेंट लाइन में आप जब भी इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मास्टर डिग्री लेना पड़ेगा। अब वो मास्टर डिग्री आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डीएससी से है, आईआईटी से है, आईएसआई से है, जेएनयू से है, डिग्री कहाँ से है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास नॉलेज कितना है उससे बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। अगर मैं आईईएस की बात करूं या फिर अगर मैं लेटर सपोज इस बेसिकली प्रोफेसर वाले लाइन की मैं बात करूं, तो नॉर्मली इसको छोड़ देते हैं, नॉर्मली आईएएस की बात करते हैं। अगर मैं आईईएस की बात करता हूं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने सिलेबस को समझा है, आपके लिए जेएनयू, बीएचयू ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट। ये जनरली हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्रॉसपोर्ड में ज्यादा काम करते हैं, सो डैट कि आप यहाँ पे आईएएस का जब एग्जाम देते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका पीजी का सिलेबस। वहीं पे अगर आप लेटर सपोज आरबीआई को टारगेट करना चाहते हो, तो आरबीआई के लिए अगेन आपको आपके लिए सबसे बेस्ट डीएससी और आईएसआई और आईटीआई आईआईटी होगा, ये तीन। क्योंकि आरबीआई क्या करता है आपसे, वो टेक्निकल टर्म्स बेसिकली देखना चाहता है, जैसे कि इकोनॉमेटिक्स कितना आपको अच्छा आता है, स्टैट्स कितना अच्छा आता है। सो आरबीआई के फील्ड में आपको टेक्निकल टर्म्स, सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आरबीआई के लिए आप डीएससी, आईएसआई, आईआईटी को आप टारगेट करो। अगर आप प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हो, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री कर सकते हो। बाद में क्या होता है कि आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप यूजीसी नेट का पेपर दो, उसके बाद पीएचडी करते हो तो आप एसोसिएट लेवल बनते हो, एंड सो ऑन सो फॉर, वो अलग एक सिनेरियो होता है।
बट प्रोफेसर के लिए कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आप तक चूज करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहीं से भी मास्टर डिग्री कर सकते हो। लेकिन कोई बच्चा जैसे आईईएस ही करना है, उस पर कई सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर मेरे को आईईएस ही करना है, तो उनको जेएनयू या बीएचयू इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि उसका डीएससी में क्यों नहीं हो रहा है, आईएसआई में हो रहा है, बट स्टिल उसको जेएनयू या बीएचयू लेना चाहिए। उसको जेएनयू बीएचयू का सिलेबस 90% सपोर्ट करेगा आईईएस के पेपर में। अगर इसके अलावा बच्चे को कॉर्पोरेट लाइन में जाना है या आरबीआई का एग्जाम देना है, तो उसको क्या करना चाहिए, डीएससी, आईएसआई, आईआईटी, आईजीआईडीआर, इन्हीं चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहिए। और इन्हीं चारों में से जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे, वो आपको कॉर्पोरेट लाइन में जो आपका बेस बनाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। ये कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट लाइन में जो थोड़ा सा मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया होगा, ये समझ में किसी को डाउट है एनीवन? कोई ऐसा जिसको कुछ डाउट रहा हो, या कुछ ऐसा जो क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, एनीथिंग? सर। अच्छा ठीक है, नो सर। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो अब मैं आपको समझाता हूँ सिनेरियो कैसे क्या है। आपको सबसे पहले जो प्रिपरेशन करना चाहिए, वो कुछ इस फॉर्म में करना चाहिए, जिससे कि आपका सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम, ये दो पेपर अच्छे तरीके से निकल सके। मैं जो आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि मैं आपको हर एक एंट्रेंस, सीयूटी पीजी का, आईआईटी जैम का और आईएसआई एमएसक्यू का, इन तीनों को मैं एक सेपरेटली बेस पे लेके जाऊंगा। मतलब मैं हर एक टॉपिक में आपको ये बात भी मेंशन करूंगा कि कौन सा टॉपिक किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे इस टॉपिक को आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ोगे स्पेशली, तो वहां पे वो बहुत काम आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए ये सीयूटी पीजी का जो पेपर है ये क्लियर हो सके। नो, ओनली डीएससी इज इंस्टीट्यूट। डीएससी के अलावा फिर और आप मान लो डीयू के अंदर में दूसरा इंस्टीट्यूट, आप इसको मतलब एक तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते पुस्तक। ओके, सो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ। सो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन टारगेट होना चाहिए सीयूटी पीजी। अब ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि सीयूटी पीजी आप लोगों को एक पर्टिकुलरली बेस प्रोवाइड करता है, जहां पे आप रिस्क फ्री होते हो। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा आया तो आपको डीएससी मिलेगा, आईजीआई डीआर मिल सकता है। रैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप आईजीआई डीआर, जेएनयू, बीएचयू, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आपके पास अगेन 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये 9 के 9 ऑप्शन बेस्ट ऑप्शंस है। ऐसे नहीं है कि ये मतलब कि ये आपस में बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, नहीं। डिफर बस प्लेसमेंट को लेकर करते हैं, कैंपस सिलेक्शन को लेकर करते हैं, डेट्स इट। बाकी जो इनका करिकुलम है, पढ़ाने का तरीका है, जो फैकल्टीज वगैरह है, वो सब एक पे एक है, सब एकदम परफेक्ट है। ये टॉप 9 आपस में डिफर बस अपने प्लेसमेंट के करॉस्पॉन्ड में होता है, और कुछ जैसे डीएससी थोड़ा सा सब्जेक्ट जो ऑफर करता है इसके करॉस्पॉन्ड में होता है। बाकी सब के सब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर में फैकल्टी मस्त है, सिलेबस जो बिल्कुल मस्त है, करिकुलम एकदम बढ़िया है, मतलब आप बहुत कुछ सीखोगे। तो सीयूटी पीजी से आपके पास क्या होता है कि टोटल आपके पास 9 ऑप्शन होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जो आपका प्रीफरेंस जो जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में है, वो तो आपको मिलता ही है। मान लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जो कि रेयर हो जाता है। अब मान लेते हैं इस बार मैं आपको बताता हूँ, इस बार जिन बच्चों का 240 नंबर आया है 300 में, उनको भी डीएससी नहीं मिला है, अगर आपको पता हो तो। और पिछले बार जिन बच्चों का 225 नंबर आया था सीयूटी में, उनको भी डीएससी मिल गया था। डीएससी की 3 राउंड हो चुकी है, लिस्ट निकल चुका है, मेरिट लिस्ट। और जिनका 240 है उनको भी डीएससी तीसरे राउंड में भी नहीं मिला है। तो आप कई बार हो जाता है कि कट ऑफ कुछ ऊपर नीचे अगर होते हैं, तो ऑन दैट टाइम आपके लिए ये बहुत सेफ एंड साइड है, बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूँ। आईआईटी जैम जब आप सीयूटी पीजी को अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो सीयूटी पीजी में ना आप आईआईटी जैम के 60 से 70% टॉपिक कर लेते हो कवर। अब 30% क्या बचता है, तो 30% बचता है मैथ, स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स। कहने का मतलब सीयूटी पीजी का माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड का जो भी लेवल है, वो सेम लेवल है आईआईटी जैम का। लेकिन मैथ, स्टैट्स और इकोनॉमेटिक्स की जब मैं बात करूं, तो सीयूटी का लेवल थोड़ा कम है,
और आईआईटी जैम का लेवल थोड़ा ज्यादा है। तो आप जब इसको अच्छे से पढ़ते हो तो इसमें आप आईआईटी जैम का ऑलरेडी 70% कर चुके होते हो। आपको 30% अलग से मैथ, स्टैट्स एंड इकोनॉमेटिक्स में फिर से फोकस करना होता है, सो डेट कि आप आईआईटी जैम को निकाल सकें। तो इसके बाद आपको आईआईटी जैम पे क्या करना है, टारगेट करना है। और जब आप इन दोनों के सिलेबस को अच्छे से कर लेते हो तब जाके आपके पास तीसरा ऑप्शन होना चाहिए आईएसआई एमएसक्यूई का। आईएसआई एमएसक्यू का थर्ड ऑप्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको पीईए आपका अच्छा जाएगा तो पीईई भी आपका गलत जाएगा, कई बार पीईए आपका गलत जाएगा तो पीई भी आपका अच्छा जाएगा। तो रिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसको टारगेट करके पढ़ रहा है तो उसका इसमें होने की प्रोबेबिलिटी तो कम है ही क्योंकि सीट बहुत कम होती है, उसका इसमें भी नहीं होगा वो भी पक्का है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूछेगा आपसे माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स, इन्हीं 5 पेपर से पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन ये आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी ये साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमिक, पब्लिक इकोनॉमिक, डेवलपमेंट इकोनॉमिक, इन सब के भी क्वेश्चंस इसके अंदर में आएंगे। तो और तरीका जो पूछने का, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है, जो प्रोसेस होता है, वो भी इनका अलग होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पे निर्भर होते हो। तो ये आपके लिए तभी है जब आपको लग रहा है कि नहीं आप बहुत ज्यादा लकी हो और आपका मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और आपका इसमें पीईए भी अच्छा रहे, पीईबी भी अच्छा रहे। और पिछले 2 साल से इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 2023 ऑनवर्ड इंटरव्यू भी था, 23 में भी था, 23 से पहले भी इंटरव्यू था, 24, 25, 26, ये 3 साल जो है इंटरव्यू नहीं लिया गया है आईएसआई के अंदर में, लेकिन उससे पहले जो है इंटरव्यू भी था। तो अगर मान लेते हैं इंटरव्यू भी आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर होता है, इनके मन के ऊपर होता है, ये बेसिकली जब ब्रोचर निकालते हैं तो किसी साल इंटरव्यू रखते हैं, किसी साल नहीं रखते हैं। तो अगर इंटरव्यू आ जाता है तो फिर आपको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए 3 डिफरेंट पेपर पार करने पड़ेंगे, पीईए अलग, पीईबी अलग, इंटरव्यू अलग। मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आपको ये पढ़ना नहीं चाहिए या इसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सो डैट कि आपका जो है एक तरीके से ना ईयर बर्बाद हो और ना ही आपको ड्रॉप लेने की नौबत आए और आपको बाद में पछतावा भी ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवरऑल मैं अगर अभी भी किसी को रैंक 1 दूं तो मैं डीएससी को ही रैंक 1 दूंगा। हो सकता है आने वाले 5-6 साल के बाद इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाए सीयूटी पीजी की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल करंटली में भी मैं किसी को नंबर 1 रैंक दूं किसी इंस्टीट्यूट को तो मैं डीएससी को ही दूंगा, उसके बाद ही मैं आईएसआई पे जाऊंगा। कई सारे टीचर होते हैं जो आईएसआई को पहला नंबर देते हैं क्योंकि हो सकता है इनके पास थोड़ा अलग ऑप्शन होता है। ये एक तरीके से यहाँ पे जीरो ट्यूशन फी होती है, ट्यूशन फी के नाम पे कुछ नहीं लिया जाता, उल्टा आपको स्टाइपेंड दिया जाता है 8,000 रुपए का पढ़ने का। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बेनिफिशियल अलग चीजें हैं। लेकिन इसमें आपका एडमिशन हो जाना ये कोई सिक्योरिटी नहीं कर सकता, कितना भी अच्छा से अच्छा बच्चा हो और वो चाहेगा कि मैं तीनों का तीनों पेपर में निकल ही जाएगा तो वो ठीक है, अच्छी बात है, आप कर सकते हो, लेकिन आपका एक बैकअप प्लान पहले से होना चाहिए। और बैकअप प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दो है, सीयूटी पीजी एंड आईआईटी जैम। आईआईटी के अंदर में भी दिल्ली, रुड़की, कानपुर, ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, और तीनों के तीनों बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और ये तीनों के तीनों में आपको रैंक लाने के लिए आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ये नहीं हो पाएगा। कई सारे बच्चे होते हैं जो इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अगर आप एसआई एमएसक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो आप आईआईटी जैम का मैथ, स्टैट्स, इकोट्रिक्स ये तो कर लोगे, निश्चित कर लोगे, लेकिन थियोरेटिकल पेपर का क्या, मैक्रो का क्वेश्चन जो आएगा, इंडियन इकोनॉमिक जो आएगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक जो आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो आएगा, वो कहाँ से करोगे, वो तो चला जाएगा। सिमिलरली सीयूटी पीजी का तो मान लेते हैं अभी आप मैथ, स्टैट्स नहीं भी पढ़ते हो तब भी सीयूटी पीजी का मैथ आप कर लोगे। जो भी बच्चा डीयू का है, जिन्होंने डीयू से अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, उसको मैथ, स्टैट्स वगैरह पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है सीयूटी पीजी के लिए। 10 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अगर आपने अच्छे तरीके से यूजी पढ़ा है तो। मैथ की मैं बात करूँ, मैथ स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, इन सब के क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, मतलब वो आपसे नहीं हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ लो, आप सीयूटी पीजी का पेपर निकाल लो पास्ट ईयर का, आप मैथ कर लोगे, स्टैट्स कर लोगे, लेकिन बाकी जो पेपर है, मतलब बाकी टॉपिक के जो क्वेश्चन है उसमें आप फंस जाओगे। तो हर एक पेपर अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, तो आपको हर अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सीयूटी पीजी इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप कंप्लीट करो क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस कई सारे होते हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स के, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो 70% आपका आईआईटी कंप्लीट हो जाएगा।
और 30% मैथ करना है, तो आप क्या करोगे, आईआईटी जैम कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आप 30% मैथ कंप्लीट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आप आईएसआई एमएसक्यू का भी 50% कवर कर लेते हो। 50 से 70% कवर कर लेते हो। क्यों? क्योंकि 50 से 70% में आपका मैथ्स के साथ साथ माइक्रो मैक्रो भी आता है, जो आप यहाँ पे ऑलरेडी कर लोगे। बट 30% आपको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसका थोड़ा जो एक तरीके से थिंकिंग लेवल है क्वेश्चन का, वो अलग हो रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते। ये एक तरीके से स्टूडेंट को ये देखता है कि आप किस तरीके से सोच पा रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आईएसआई का सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब पीईबी पेपर होता है, तो ये कभी भी करेक्ट आंसर आपसे नहीं चाहता। मतलब अगर आपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अप्रोच देखता है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझ रहे हो और किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने वो आपका अप्रोच एग्जामिनर को पसंद आया, तो उसी में आपको नंबर दे देगा 20। एक क्वेश्चन 15-20 नंबर के होते हैं, उसमें आपको नंबर दे देगा। मतलब कहने का मतलब वो आपका अप्रोच जानना चाहता है। तो यहाँ पे आप एक अलग तरीके से फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपके पास मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट, और मेरे अकॉर्डिंग क्या, अगर मैं जो पढ़ाऊंगा, तो मेरा मेन टारगेट होगा सीयूईटी पीजी का आपको एक रैंक होल्डर बनाना, आईआईटी जैम का रैंक होल्डर बनाना। इन दोनों को कंप्लीट करते हुए आईएसआई एमएसक्यू पे पहुंचना। तो मैं कुछ इस प्रोसेस से पढ़ाऊंगा। और ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ कि इस प्रोसेस से आप पढ़ोगे तो आपका जब रिजल्ट आएगा, तो आप उस रिजल्ट से रिग्रेट नहीं करोगे। आप ये नहीं रिग्रेट करोगे कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान सीयूईटी पीजी पे दे देता या आईआईटी जैम पे दे देता, तो ज्यादा बेटर होता। बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके सीनियर्स होंगे, आप कॉलेज में मिलना, जो कि आईएसआई एमएसक्यू के कोरस्पॉन्ड में पढ़ाई करते रहे, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। उनका इस आईएसआई एमएसक्यू में थोड़ा थोड़ा से चक्कर के लिए रह गया, और आईआईटी जैम सीयूईटी पीजी को उसने इग्नोर कर दिया था, तो यहाँ पे तो होने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी थे, मेरे जो रिसेंट के बच्चे स्टूडेंट्स थे, उनमें भी ऐसे कई सारे सिनेरियो आए हुए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो कि मैंने आप लोगों को किया। बाकी फाइनली आपके ऊपर है। मैं प्रोवाइड करूंगा आपको हर एक पेपर, हर एक की करस्पॉन्ड में क्लासेस। अब आपकी मर्जी है कि आप किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, वो आपके डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना आप लोग को जरूर बताऊंगा कि जितना मैं आप लोग को कराता हूँ, अगर आप उसको ऑनेस्ट वे में मेहनत करते हो, तो मैं सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम में आपको रैंक दिलाकर मानूंगा। अगर आप मेरी बात को मानते हो, जो भी मैं दे रहा हूं उसको आप टाइम टू टाइम फॉलो करते हो, लाइव क्लास अटेंड करते हो, प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, जितनी भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, तो आपको इन दोनों में आप बहुत ही प्लस पॉइंट पे रहोगे। आईएसआई एमएसक्यू का मैं इसलिए आपको गारंटी नहीं करूंगा, वैसे तो मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन मैं गारंटी नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर में कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका अगर पीईए अच्छा गया तो पीई भी खराब हो गया, पीईबी अच्छा गया तो पीईए खराब हो गया। तो उस केस में मैं आपको रैंक दिलाऊंगा या आपका एडमिशन होगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप मेहनत इस पे करोगे और आपका मतलब सब कुछ सही रहा, तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पे भी आपका पक्का सिलेक्शन होगा ही होगा। और सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और वो बात की बात है कि आप इस कॉर्पोरेट लाइन में जाओगे या गवर्नमेंट लाइन में जाओगे। लेकिन इसको बताने का मेन मोटिव ये था कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएसई, आईजीआई, डीआर, आईआईटी, ये सब आपको कॉर्पोरेट लाइन एज वेल एज गवर्नमेंट लाइन, दोनों ही लाइन के लिए बेस्ट है। और ये सब आपको सीयूईटी पीजी से भी मिल सकता है और आईआईटी जेम से आईआईटी मिलेगा। यस, क्या डाउट है आपको राजकुमार? सर मेरा डाउट ये था कि मतलब जैसे मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी कर रहे हो, ठीक मतलब है। ये मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मास्टर अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी इन दी जनरल फॉर्म ना, जनरल वाला यूपीएससी। यस सर। ओके, तो जनरल वाले यूपीएससी में आई थिंक आप मास्टर डिग्री नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर के लिए मास्टर डिग्री करना चाहते हो, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जनरल लेवल का जो इकोनॉमिक का ऑप्शनल पेपर आता है, वो आपके यूजी के लेवल का आता है। जो आपने डीयू के अंदर में अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है, सेम वही सिलेबस होगा आपके इकोनॉमिक ऑप्शनल का। तो आप अगर मास्टर डिग्री नहीं भी करते हो और उस पर्टिकुलर टाइम को अपने यूपीएससी में देना चाहते हो, अगर आपका मेन एम वही है करियर बनाना, तो आई थिंक मास्टर डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आप टाइम अपना वहां पे चैनलाइज कर सकते समझ रहे हैं?
हाँ, लेकिन अगर आप एक सेफ एंड साइड लेके चलना चाहते हो कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो क्या करें, तो ऑन दैट टाइम आपको मास्टर डिग्री बहुत हेल्प करेगा। मास्टर डिग्री आपको भीड़ से अलग करता है। जैसे आरबीआई के अंदर में एक जनरल पेपर अलग होता है और डीपर अलग होता है। जनरल के लिए मान लेते हैं 50,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, डीपर के लिए मात्र 2,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। सीट कम होता है बट कंपटीशन भी थोड़ा कम रहता है। तो मास्टर डिग्री आपको भीड़ से थोड़ा अलग कर देता है। कई सारे ऐसे आपको एक तरीके से मिलेंगे ऑप्शंस जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री होगी और वो भीड़ से आपको अलग करती है। तो आप सेफ एंड साइड अगर रखना चाहते हो, थोड़ा रिस्क को मैनेज करना चाहते हो, तो आप मास्टर डिग्री करो। अदरवाइज अगर आपका एक ही टारगेट है कि मेरे को यूपीएससी निकालना है, ये 1 साल में निकले या 4 साल में निकले, तो फिर आप अपना पूरा टाइम जो है यूपीएससी में जनरलाइज करो। और जो इकोनॉमिक का ऑप्शनल पेपर होता है यूपीएससी का, वो आपका डीयू के यूजी सिलेबस से हो जाएगा। यस सर, मतलब मेरा ये था पहले कि जैसे कि डीएससी जाके कर लेंगे यूपीएससी की तैयारी, लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ का वो सेमेस्टर पेपर वो सब इतना टफ होता है कि वो सब मैनेज ही नहीं होगा। बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि मैं डीएससी जाके किसी और फील्ड में प्रिपेयर कर पाऊंगा, ये भी मैं चलो आपके माध्यम से बता देता हूँ सबको। आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है। अगर आप डीएससी आईएसआई, खास करके ये दो इंस्टीट्यूट डीएससी और आईएसआई, जहां पे अगर आप एडमिशन लेते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि मैं उस पर्टिकुलर करिकुलम को करते हुए किसी और चीज की तैयारी कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी एक को पकड़ोगे तो दूसरा खराब होगा ही होगा, ये निश्चित है। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरा खुद डीएससी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना मैं कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने कोचिंग बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा ध्यान उस टाइम पे डीएससी और यहाँ पे था। तो मेरा कोच जब जो मैं बेसिक चीजें कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा उसको मैं पढ़ाने में जब मैं टाइम दे रहा हूँ, तो वो भी मैनेज नहीं हो रहा होता डीएससी के करिकुलम के साथ। क्योंकि डीएससी आपसे प्रॉपर टाइम मांगता है हर एक टॉपिक के अंदर में। और क्यों नहीं मांगे, लेटर सपोज आप डीएससी के सेमेस्टर 1 में जब आप एक पेपर दोगे मैथ्स का, तो आपने जो पूरा यूजी में मैथ्स पढ़ा है और जो पूरा यूजी में आपने स्टैट्स पढ़ा है, उन सबको मिलाकर एक पेपर बनता है। तो वो तो टाइम लेगा ही। मान लेते हैं माइक्रो का पेपर, तो आपने जो सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक में पूरा माइक्रो पढ़ा, बेसिक से लेकर कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, जनरल इकोनॉमिक्स, उन सबको मिलाकर एक पेपर माइक्रो बनेगा। तो वो तो आपको टाइम मांगेगा ही, और टाइम नहीं दोगे तो फिर रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। और डीएससी के प्रोफेसर, जन मैं आपको बताता हूँ पर्सनली, वो फेल करने में बिल्कुल भी चूकते नहीं, आपको तुरंत ईआर डाल देंगे, चाहे कितनी बार आप ईआर क्यों ना आ जाए। ये जो सोचोगे कि मतलब प्रोफेसर, पेपर चेक होता है कॉलेज के अंदर में ही, स्कूल की तरह काम होता है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर आपने 10 नंबर का लिखा तो आपको 10 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 10-15 कॉपी तो चेक ही करना है अलग अलग पेपर का। तो इस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग तो आप ये बात सोच के चलना कि डीएससी में और आईएसआई के अंदर में आप किसी दूसरे चीजों की प्रिपरेशन उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका कोई दूसरा भी मोटिव है या कोई और चीज करने का, तो आप पहले ये चीज को डिसाइड कर लेना कि आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। सर एक और ये डाउट था तो मतलब हम्म। जैसे मुझे रिसर्च में फील्ड में नहीं जाना है, कॉर्पोरेट हम्म। में, तो मतलब डीएससी में और कोई दूसरे रोल के लिए भी आती है कंपनीज? आपको कॉर्पोरेट में नहीं जाना? नहीं, कॉर्पोरेट में जाना है लेकिन रिसर्च फील्ड में नहीं जाना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च फील्ड में नहीं जाओगे तो और भी, जैसे डेटा एनालिसिस वगैरह होता है ना, वो रिसर्च फील्ड थोड़ी है। वहां पे आप डेटा के साथ जो है एक तरीके से स्टैटिस्टिकल टूल्स या इकोनॉमेटिक्स टूल्स को यूज करके मॉडल वगैरह तैयार करते हो। ओके सर। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस होता है। वो रिसर्च आपको 25, 50, 30 लाख देकर रिसर्च थोड़ी करवाएगा। यस रिसर्च के भी सर। होते सर हैं और ऑप्शंस, कौन से लेकिन रोल होते हैं? यस अगेन। और कौन से रोल्स होते हैं मतलब प्लेसमेंट में देखो जो वहां बैठते पे हैं वहाँ ना, पे? जैसे मुझे जहां तक याद है, रोल्स अच्छे से याद नहीं। डेटा एनालिसिस के अंदर में अलग अलग रोल्स होते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट का एक रोल होता है, रिस्क मैनेजमेंट का एक रोल होता है। इन सब चीजों में जो है ना, आपको अलग अलग फील्ड दिया जाता है, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर और डेटा की हेल्प से बस काम करना है। अपने इकोनॉमिक्स का जो आपका कंसेप्ट है उसको यूज करके सॉफ्टवेयर का यूज करना है और डेटा के साथ रिजल्ट निकालना है, दैट्स इट। अब कुछ प्रोजेक्ट बेसिस काम होते हैं, तो वो एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को। जैसे लेटर सपोज आपको डेटा एनालिसिस के रोल के लिए एक तरीके से ऑफर किया गया है जॉब, बट आगे चल के आपको हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपके पास आपको दे दिया जाए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट लाइन या प्राइवेट सेक्टर में यही तो होता है ना, कि वो कोई काम का फिक्स तो नहीं होता। वो अपने तरीके से आपको, मतलब अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो आपसे वो कुछ भी एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकता है।
यस सर। ठीक है, तो वो आपको तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। वो सब चीज आप डीएससी में सीख लोगे, रिसर्च वगैरह या हर चीज आप डीएससी आपको पहले से, कॉर्पोरेट में जितना मेहनत करना है ना डीएससी पहले से मेहनत करा देगा आप ना आपको। मतलब डीएससी जो बच्चा कर रहा है उसको कॉर्पोरेट में डरने की जरूरत नहीं है। पहले से एक एक सेमेस्टर में आप पाँच पाँच छः छः रिसर्च आप करोगे या प्रोजेक्ट पेपर बनाओगे, और वो प्रोजेक्ट पेपर आपके कॉलेज यूजी वाला नहीं होता, वो प्रॉपर एक तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करवाएगा आपको। प्रॉपर आपसे डेटा कहाँ से आपने लाया उसका प्रूफ मांगेगा आपको। प्रॉपर एआई चेक करवाएगा आपसे, प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन होगी। और कई सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो पीएचडी वाले एक तरीके से जज रखते हैं, जो आपको जजमेंट भी पास करेंगे। तो बहुत सारा चीज अवेलेबल है डीएससी के अंदर में, आपको पहले से प्रिपेयर करा दिया जाता है। इसीलिए तो जितनी कंपनी है वो डीएससी में आना चाहती है, डीएससी से बच्चे लेकर जाती है, वो डीएससी के बच्चे को पहले से एक तरीके से प्रेशर झेलने का आदत हो जाता है। यस सर। और किसी कुछ पूछना, एनीवन, कोई डाउट है यहाँ तक? सर मुझे पूछना है। यस बताओ। सर लाइक मेरे को किसी ने बताया था कि लाइक मुझे आरबीआई डीपीआर करना है, तो उन्होंने मुझे ठीक है। बताया कि मुझे डीएससी के बारे में पता था। उन्होंने मुझे बताया कि आपको आरबीआई डीपीआर करना है तो आप जेएनयू में जाना, बट मैं कंफ्यूज हुई है, मतलब कि आपने जो मुझे समझाया बिल्कुल और बिल्कुल। आईईएस अगर आपको करना है तो आप जेएनयू बीएचयू में जाओ, अगर आरबीआई डीपीआर डीपर करना आरबीआई। है तो आप डीएससी में जाओ या आईएसआई में जाओ। जब आरबीआई डीपर का पेपर आप देखोगे तो वो बिल्कुल भी थियोरेटिकल नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। इसमें इकोनॉमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के भर भर के क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यू में आपसे जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह जो है इंटरव्यूअर मांगता है, बट इंटरव्यू तक आप तब पहुंचोगे ना जब आपका पहले फेज वन और फेज टू का पेपर निकलेगा। मेनली फेज वन बेसिकली जो आपका होता है डीपर। सो हाँ, तो वहां पे आरबीआई के लिए आपको डीएससी, आईएसआई या आईआईटी जैम, इन्हीं तीन में से मतलब वो इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा है। क्योंकि आरबीआई आप जब ऑनलाइन सिलेबस भी चेक करोगे, आप तो एआई वगैरह आ गया वहां पे भी आप चेक कर सकते हो, तो आपको दोनों आप उसमें बेसिकली बस ये डालना कि आईईएस और आरबीआई डीपर में क्या डिफरेंस है, इनके सिलेबस में, इनके क्वेश्चंस के पैटर्न में, क्वेश्चंस पूछने के तरीके में क्या डिफरेंस है। ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर मिल जाएगा क्या डिफरेंस है। अगर ओके आप सर। अलग अलग पेपर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब दोनों का पेपर निकाल कर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट आप एआई से क्वेश्चन पूछना। आईईएस और आरबीआई, आईईएस में मेंशन करना इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, क्योंकि आईईएस को जनरली इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को बेसिकली कंसिडर कर लिया जाता है। तो आप मेंशन करना और पूछना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, correspond टू पेपर का पैटर्न, सिलेबस एंड ऑल। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। ओके सर। और कोई डाउट नहीं बहन अभी तक में? चलिए, अगर आपको अभी तक में कोई डाउट नहीं है तो अब बात हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि मैं आप लोग को जो है अगर एम इकोनॉमिक एंट्रेंस की जो तैयारी है वो करवाऊंगा तो किस तरीके से करवाऊंगा। सो अच्छा, एम ए ऑडिबल, ऑडिबल मेरी आप लोगों को आवाज आ रही है अच्छे से? सर आपका वीडियो लैग हो रहा है थोड़ा। ओके ओके, आवाज आ रही है, ऑडियो? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, सो माइट भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझना, और उसके बाद जैसे ये फिर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क कनेक्शन या कुछ और होगा तो वीडियो का भी मैं देख लूँ। ठीक है, चलो। सो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा ये पीजी के कॉरस्पॉन्ड में एंट्रेंस के प्रिपरेशन बेसिकली। तो जनरली ना आप लोगों को, अगर आप जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है और वो सीयूईटी, पीजी, आईआईटी, जैम, आईएसआई, अगर इन तीन पेपर को टारगेट कर रहा है अच्छे तरीके से, तो उसको एक तरीके से जून में स्टार्ट कर देना चाहिए पेपर, जो एक बेस्ट टाइम होता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे ही आपका सेमेस्टर 4 का पेपर हो जाता है उसके बाद जो आपको समर वेकेशन मिलता है, तो जनरली आप उसी समर वेकेशन में अपने पीजी के एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट कर देते हो। तो शुरुआत के जुलाई एंड अगस्त और इधर से जून जुलाई में आपको टाइम प्रॉपर मिलता है कि आप उसको क्या करो, अच्छे तरीके से बेसिक को थोड़ा कवर कर लो। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सेमेस्टर 5 भी पढ़ते हो और अपने इकोनॉमिक एंट्रेंस की तैयारी भी करते हो। सो मैं जनरली जो आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा इकोनॉमिक एंट्रेंस की प्रिपरेशन, तो वो इसी जुलाई के मंथ से स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा कंस्ट्रेंट यहाँ पे कंडीशन बेस्ड है। वो मैं कंडीशन आप लोगों को बताता हूँ क्या है उस तरीके से। अगर मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, तो वो मैं कुछ, फिर अगर मैं क्या प्रोवाइड आपको करूंगा बेसिकली और किस तरीके से होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएंगी हमारे तरफ से, और
सिंस मैंने इससे पहले नहीं पढ़ाया है तो मेरे पास कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल सिनेरियो ही नहीं होगा कि मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि मतलब पुराना वाला कुछ देख लो तो काम हो जाएगा, नहीं। आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आप लाइव क्लास में ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। नहीं ज्वाइन करते हो तो आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो जो कि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस हो सकता है कई बार आपके कॉलेज के टाइमिंग से मैच करता हो, तो आप हो सकता है कि आप ज्वाइन नहीं कर पाओ, तो ऑन दैट केस आप क्या करोगे, रिसेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ोगे। जो बच्चे मेरे से सेमेस्टर में पढ़े उनको पता है कि डाउट सेशन का क्या सिनेरियो होता है। जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो लाइव क्लासेस के लास्ट में भी मैं डाउट पूछने का थोड़ा आप लोग को मौका देता हूँ। साथ साथ में आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे पास ऑप्शन होता है कि आप डाउट पूछ सकते हो। मतलब जनरली मेरे पास 90% स्टूडेंट जो वो व्हाट्सएप के थ्रू ही डाउट पूछते हैं और उनका डाउट क्लियर भी होता है। 100 में से 90 बच्चों का डाउट क्लियर भी अच्छे तरीके से होता है। तो डाउट सेशंस के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद पीवाईक्यूज भी मैं सॉल्व करूंगा, सीयूईटी पीजी के पूरे पीवाईक्यू में सॉल्व करूंगा, आईआईटी के पूरा सॉल्व करूंगा, और आईएसआई के भी मैं करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि मैं पहले फोकस करूंगा पीजी के ऊपर, सीयूईटी पीजी के ऊपर, इसके बाद करूंगा आईआईटी जैम के ऊपर। बट जनरली सी बात है कि आईआईटी जैम के एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। मतलब आपको आईआईटी जैम के एग्जाम से पहले आईआईटी का मतलब पूरा एक तरीके से जो होना चाहिए प्रिपरेशन वो करा दिया जाएगा, और उसके बाद मैं करूंगा आईएसआई के ऊपर फोकस। बट मैं आप लोग को, अगर आप मेरी बातों को मानोगे, मेरे तरीके से पढ़ोगे, जितना मैं आप लोगों को कराऊंगा उतना करोगे, तो मैं सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम इन 2 पेपर में आपको रैंक आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर आप ऑनेस्टली से पढ़ोगे, जितना मैं कराऊंगा उतना करोगे, जितना मैं बेसिकली होमवर्क आप लोग को दूंगा उतना आप करते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो सारे क्वेश्चंस की जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको इन दोनों में रैंक आ जाएंगी और आप रिग्रेट नहीं करोगे जब आपका रिजल्ट आएगा। तो मतलब जब आपकी एडमिशन की बारी आएगी तो आप इस तरीके से रिग्रेट नहीं करोगे कि मेरा कहीं एडमिशन ही नहीं हो पाया या फिर मेरे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही नहीं हो पाया। ये हो सकता है आपके रैंक में कि आपको डीएससी ना मिले बट आईजीआई डीआर मिलेगा, जेएनयू मिलेगा, बीएचयू मिलेगा, तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। बट अगर आप बिल्कुल प्रोसेस के साथ हर चीज करते हो तो आप सीयूटी में एक अच्छा रैंक लेकर आओगे, साथ साथ में आईआईटी जैम में भी एक अच्छा रैंक लेके आओगे। मैं आईएसआई के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करोगे, बट उसमें आपको रैंक मिल जाएगा, इसकी मैं ऐसे फालतू गारंटी नहीं दूंगा। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको आईएसआई मिलना ही मिलना है तो आप पूरा मतलब आईएसआई पे लग जाओ, सीयूटी इन सबको छोड़ दो, जिससे कि बाद में आपको थोड़ा सा रिग्रेट होना पड़े। आप कई सारे अपने सीनियर से इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछ सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्टली बोलूंगा, क्योंकि मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे पास 50 60 100 बच्चे आ जाए, नहीं। मैं कम बच्चे को पढ़ाऊंगा बट उनको क्लियर करके पढ़ाऊंगा कि आप कहाँ पे किस फील्ड में अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। इसके बाद अनलिमिटेड व्यू रहेगा टिल एग्जामिनेशन। तो मेनली आपका जो लास्ट एग्जाम होता है मई के आसपास आईएसआई का, तब तक आपके पास पूरा एक्सेस रहेगा जहां पे आप क्लासेस को बार बार देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद क्लास को आप किसी भी एक डिवाइस में एक्सेस ले सकते हो, चाहे वो आप फोन में करो या फिर टैब में या फिर लैपटॉप में, बट किसी एक ही डिवाइस में मिलेगा। इसके बाद आपको पर सेमेस्टर जो आपने 5 सेमेस्टर पढ़ा था, सेमेस्टर 1 2 3 4, इसके जो सारे टॉपिक्स आपके सीयूटी पीजी के लिए, आईआईटी जैम के लिए, आईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मान लेते हैं मैंने आपको सीयूटी पीजी का या आईआईटी जैम का कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन कराया, तो कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कंज्यूमर थ्योरी का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो जो आपने सेमेस्टर में पढ़ा था, जो हो सकता है कि आप भूल चुके हो, तो उन सब चीजों का भी क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ, एक चीज और आपको 8 पॉइंट में दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज। मतलब कि आपको जो बेसिकली आईआईटी जैम के अकॉर्डिंग, सीयूटी पीजी के अकॉर्डिंग, हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग एक अलग से टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, जिसमें कि आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू तक मतलब सक्सेस हो। मतलब आप जो पढ़ रहे हो तो आप बेसिकली उसको प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो सच में टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, मतलब प्रॉपर जैसे आपका पेपर होगा उसी तरीके से आपका टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन के थ्रू भी होगा और कई बार मैं लाइव क्लासेस के थ्रू भी लूंगा। अब उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, लाइव क्लासेस में टेस्ट देना, ये आप पे निर्भर करता है। मैं किसी को मतलब कॉलर पकड़ के नहीं बोलूंगा कि आप करो या टेस्ट दो, मैं जिद नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको रैंक लाना है या आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जितना मैं कहूंगा, अगर आप उतना करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सीयूटी पीजी में रैंक मतलब डीएससी आप जा सकते हो और आप आईआईटी भी जा सकते हो। यस राजकुमार, क्या डाउट है आपको? तो टेस्ट सीरीज सेक्शनल होगा कि मतलब फुल लेंथ होगा?
सेक्शन में भी होगा, फुल लेंथ जैसा जो पेपर का पैटर्न होगा उसी तरीके से होगा। ओके सर। ठीक है, मतलब मेरे तरफ से तो यही पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे मान लीजिए सीयूटी पीजी आपसे 75 क्वेश्चंस पूछता है, 4 मार्क्स का, 90 मिनट्स टाइम देता है, तो वो इसी तरीके से मैं आपको सीयूटी पीजी का पेपर टेस्ट लूँ। आईआईटी जैम आपका 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर के, तो 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 2 नंबर के होते हैं बट मोर देन वन ऑप्शन उसका करेक्ट होता है, तो वो उसके लिए होगा। सेक्शन सी में थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, जहां पे आपको सॉल्व करके तब आंसर लिखना होता है, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, तो वैसा होगा। तो मतलब जैसा एग्जाम में पेपर होते हैं, मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा मतलब कि वैसा ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। अब किसी किसी पर्टिकुलर हो सकता है कहीं पे सॉफ्टवेयर में थोड़ा ग्लिच आए, तो हो सकता है मैं ऑनलाइन के थ्रू आपको करवाऊँ, तो वो एक अलग वाली बात है। बट अब सॉफ्टवेयर है टेक्निकल, कोई कभी एरर आ जाता है, जैसे सपोज अभी मेरा वीडियो रुक गया है, अब वीडियो रुक गया बीच क्लास में, तो अब मैं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता, बट बाद में चेक करूंगा। इसी सिमिलरली एप्लीकेशन पे अगर मान लें तो कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से क्रिएट हो, तो उसको फिर ठीक करने में टाइम लगेगा, बट मैं उसका अल्टरनेटिव वे आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद जो क्लासेस होंगे, क्लास का जो शेड्यूल होगा वो आपको 3 या 4 दिन, मतलब 3 और 4 डेज इन अ वीक होगा। मतलब जब मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो मिनिमम 3 दिन 4 दिन, मतलब मैं अपने तरीके से आपको क्लासेस बताऊंगा। क्लासेस का टाइमिंग मैं अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं जनरली शुरुआत के 1-2 महीने में कुछ ऐसा होगा कि क्लास की जब भी मैं क्लास लूंगा तो उस क्लास के 6-7 घंटे पहले या 10 घंटे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल जाके मैं शाम के 6 बजे आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, जो हमारी क्लास होगी ना, लाइव क्लासेस एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस के क्रॉसपॉन्ड में, तो हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं ये पहले से आपको पता रहेगा। क्लास में जनरली या तो मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बता के रखूंगा, या तो जनरली मैं क्लास में क्या करूंगा, क्वेश्चंस या असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा। तो जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा वो पहले से आपको दे दी जाएंगी। मतलब मेरा जो पैटर्न होगा, मैं आपको थोड़ा सा अपने एक तरीके शेयर करता हूँ कि मान लेते हैं मैंने क्या किया, आपको 20 क्वेश्चंस दिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आपको सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको 10 घंटे 24 घंटे, मतलब एक दिन का टाइम मिला, 2 दिन का टाइम मिला। या मान लेते आज मैंने कोई क्लास लिया, आज की क्लास के बाद ही मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दे दिए। अब जो नेक्स्ट मैं लाइव क्लास लूंगा, उस नेक्स्ट लाइव क्लास में पहले मैं इसी 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अब इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे, बट आपका जो तरीका होगा बनाने का वो कुछ और होगा, मेरा तरीका कुछ और होगा। तो ये सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, सो डैट कि जब आप रियल टाइम पे पेपर दोगे और आपके पेपर में जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है उससे थोड़ा अलग कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सको। तो क्लासेस जब भी होंगी तो क्लासेस का टाइमिंग और क्लासेस में क्या हम लोग पढ़ने वाले वो आपको 12 घंटे 7 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, सो डैट कि आप उस पर्टिकुलर क्लास के लिए प्रिपेयर होकर भी आप आ सको। तो कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मेरा मेन फोकस होगा सबसे पहले सीयूईटी पीजी पे, देन होगा आईआईटी जैम पे, और उसके बाद होगा आईएसआई एमएसक्यूई पे। तो मेनली अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरे को आईएसआई ही करना है और मैं उसी के लिए ही पढ़ूंगा, उसके अलावा किसी के लिए नहीं पढ़ूंगा, तो फिर आपके लिए आई थिंक मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। तब आपको जो ऐसा मतलब ये रिकमेंड कर रहे हैं या जो ऐसा मतलब गारंटी ले रहे हैं कि मैं आईएसआई ऐसा ही कराऊंगा, तो आप वहां कर सकते हो। बट मैं प्योर मतलब 100% श्योर हूँ कि आप कहीं पे भी जाओ, आपको 20-25 टफ टॉपिक करा देंगे, बाद में घूम फिर के आपको सिनेरियो वही क्रिएट किया जाएगा। तो बट मैं ऐसा नहीं कर, मैं ये बस चाहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हो एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए अगले साल के जून जुलाई में कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सको। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका आईएसआई होगा तो ही आपका करियर बिल्डअप होगा, आईएसआई का पहले से सब्सटीट्यूट और बढ़िया सब्सटीट्यूट डीएससी अवेलेबल है। डीएससी अवेलेबल है और आईजीआईडीआर अवेलेबल है। मेरे को आईजीआईडीआर भी बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। बट वो बच्चों की प्रेफरेंस होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो। यहां तक में किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? कोई है जिसको कुछ पूछना हो, डाउट हो? विश्वनायक, राजकुमार, दीपिका, दीपांशु, कैनिन, आदि। नो सर। चलिए, अगर यहाँ तक कुछ नहीं पूछना है तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासेस का कुछ कंस्टेंट है। तो कंस्टेंट मैंने इस बार पहली बार इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पहली बार पर्टिकुलरली ऑफिशियल कोई बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैंने मतलब सोच लिया कि अब मेरे को करना है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं। अगर आपको पता नहीं हो या फिर कई सारे ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे, आई थिंक गुरनीत वगैरह नहीं आए हैं,
कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे को पिछले 3 महीने से पूछ रहे हैं कि सर आप पीजी कराओगे नहीं कराओगे, और मैं 3 महीने से सबको यही बता रहा हूँ कि अभी मटेरियल तैयार नहीं हुआ है। और जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी, कई सारे बच्चों ने मेरे को ये मतलब कई बार जिद किया कि सर आप कराओ, बट उस टाइम तक मेरे पास मटेरियल तैयार नहीं था, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि मेरे को एक्चुअली में किस रोड मैप के थ्रू जाना है। तो जब तक मेरे पास रोड मैप तैयार नहीं था मैंने तब तक क्लास स्टार्ट नहीं किया था। अगर मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट करूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं एवं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए आपका टाइम खराब ना हो और आपको मैं एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, ऐसा पहले से मैंने तैयार कर लिया है, तब जाके मैं इतना लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे को एवं ही स्टार्ट करना होता तो मैं आपको अप्रैल में ही इन्फॉर्म करता इस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, और अप्रैल से ही मेरे पास कई सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ है। अगर अभी क्लास में गुरनीत होते, आई थिंक और भी कई सारे बच्चे होंगे, मुझे याद नहीं है एक्चुअली में, विश्वनाथ वगैरह ने पूछा है कि नहीं, बट कई सारे बच्चों ने पूछा है, तो जिसको मैंने बस यही बताया कि मैं बाद में आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ जैसे मटेरियल तैयार होगा। अब सिंस मटेरियल तैयार हो चुका है तो मैं एक तरीके से कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ और रैंक भी दिलवा सकता हूँ। बट सीयूईटी पीजी आईआईटी जैम मेरा पहला फोकस होगा, देन होगा आईएसआई आपका सेकेंडरी प्रेफरेंस। ये इसलिए क्योंकि आईएसआई में बेसिकली अगर मैं पूरा का पूरा मेहनत कर दूं और सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम गड़बड़ा जाए तो आप बाद में खुद रिग्रेट करोगे। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो है। और जो बच्चे पहले से पढ़ते आए हैं सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक, उनको ऑलरेडी पता है कि क्या कहते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, और आई थिंक उसको ये भी पता होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप पहले से ही इन सबको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। अच्छा, मैं जो क्लासेस कराऊंगा सीयूईटी पीजी एंट्रेंस का प्रिपरेशन का, कंस्टेंट बस एक ही है कि मैं एक तरीके से 20 जुलाई इस पर्टिकुलर डेट तक मैं इस पर्टिकुलर जो बेसिकली प्रिपरेशन है एंट्रेंस का, इसका मैं अनाउंसमेंट करूंगा। और ये अनाउंसमेंट ये बेसिकली फुल्ली डिपेंड करता है एनरोलमेंट के ऊपर में। मतलब कि मैंने पहले आप लोगों को कॉमन ग्रुप में पूछ लिया था किन किन बच्चों को बेसिकली पढ़ना है। इसके बाद मैंने उनका एक ग्रुप बनाया जिसमें आई थिंक 50 से 55 स्टूडेंट्स अवेलेबल है, जिसमें कि आई थिंक कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है कि टाइम पास भी कर रहे हो। तो वो सबको देखते हुए अब सिंस मैंने ये पहला ओरिएंटेशन सेशन आप लोगों के साथ ले लिया, आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा और क्या सब मैं बेसिकली इंपॉर्टेंस किस चीज को रखूंगा। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। और क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को 20 जुलाई से पहले, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 जुलाई तक, या आप मान लो 20 जुलाई तक ही लेके चलो, आप 20 जुलाई तक आप मेरे को इन्फॉर्म कर दो कि आपको क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। आप नहीं लेते हो तब भी मोस्ट वेलकम है, लेते हो तब भी वेलकम है। अब मान लेते हैं अगर एक दो बच्चे ही क्लासेस लेते हैं, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके बेसिकली आप लोग को अनाउंस करूंगा कि हमारी क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगी। मतलब मैं इस साल इस सेशन को स्टार्ट करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले कहीं ना कहीं इनरोल हो चुके हैं। कई सारे बच्चे जो पहले मेरे से क्वायरीज कर रहे थे माइट भी कहीं और इनरोल हो चुके होंगे। तो मैं अगर मेहनत करूंगा या मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम कुछ बच्चे हो, सो डैट कि मुझे मेहनत करने में भी क्या हो, एक तरीके से मन लगे। तो मैं ऑनेस्टली मतलब हर चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों से बस मैं ये रिप्लाई ऑनेस्टली चाहता हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है पिछले 4-5 दिनों के अंदर में कि आपको क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप लेते हो तो आप बेसिकली मेरे को इन्फॉर्म करोगे, नहीं लेते हो तब भी आप इन्फॉर्म करोगे। जैसे ही मेरे पास 90 जुलाई तक या 20 जुलाई तक सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सारा फीडबैक या रिव्यू आ जाता है मेरे पास, उसके बाद मैं 20 जुलाई के इवनिंग को ही क्लासेस की अनाउंसमेंट करूंगा। और 21 जुलाई ऑनवर्ड अगर मैं क्लास लेता हूं तो 21 जुलाई ऑनवर्ड आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या सब चीजें होंगी, वो सारा चीज आपको 21 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा बताना। अच्छा, बात रही फीस की, तो इन सभी के लिए मतलब सीयूईटी पीजी, आईआईटी जैन और साथ में आईएसआई, एमएसक्यूई, इन सब को मैं एक साथ कंसिडर करूंगा। मतलब इन सब की अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होगी, मतलब अलग अलग आपको कोई परचेज नहीं करना है। इन सब को मैं एक साथ कंसिडर करूंगा। सिंस मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो माइट भी आप लोगों को भी थोड़ा रिलैक्सेबल हो। जो नॉर्मल जो फीस होगी इसकी वो होगी ₹25,500।
ये नॉर्मल फीस होगी, जिसमें कि आपको इन तीनों ही मेन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों ही मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कराया जाएगा। इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। वो बेसिकली आपका जिस भी तरीके से हो, आप बेसिकली मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, तो उसके बाद मैं आपको डिसाइड करूंगा कि कितने इंस्टॉलमेंट में दे पाऊंगा। बट मैक्सिमम 1 या 2 ही रहेगा, उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हाँ, इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो फीस आपको पता चल गया, डेट एंड टाइम पता चल गया, और थोड़ा बहुत आप समझ चुके हो कि मैं क्या कराना चाहता हूँ। अब आपसे बेसिकली ऑनेस्टली रिक्वेस्ट है कि आपको क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। आप मेरे को पर्टिकुलरली 6203360410 इस पर्टिकुलर नंबर पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, सो डैट कि मैं डिसीजन ले सकूं अपने अकॉर्डिंग, और सही टाइम पे हर एक बच्चे को क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकूं। यस, क्या डाउट है राजकुमार? फिर कोई ग्रुप डिस्काउंट वगैरह होगा उस पर? नहीं, इसमें कोई ग्रुप डिस्काउंट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फीस को पहले से डिस्काउंट कर दिया है। तो बेसिकली आप ग्रुप में आते हो, नॉर्मली किसी में भी आते हो, तो बेसिकली क्योंकि ना, जब मैं आपको इस पर्टिकुलर सीयूटी पीजी के लिए नॉर्मली एम इकोनॉमिक एंट्रेंस का जब मैं एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सब के अकॉर्डिंग क्लाउड स्टोरेज वगैरह देनी पड़ेंगी आप लोगों को पर स्टूडेंट्स के ऊपर। तो पहले से मैंने अच्छे तरीके से सोच समझ कर कि कितना मैं मिनिमम कर सकता हूँ, सो डैट कि मेरे क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि मैं आपसे गच लेता हूँ या मैं आपको कुछ भी बोल देता हूँ। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं, उन सभी को पता है कि मैं कभी भी आलतू फालतू बातें नहीं करना पसंद करता। डायरेक्ट बातें पढ़, मतलब आप पढ़ रहे हो तो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ना ही मैं कभी किसी तरीके का कोई आपको हंसाने वाला काम करूंगा, ना ही किसी तरीके का कोई फॉल्टिसबाजी वाला काम करूंगा, ना ही मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बताऊंगा कि यहाँ से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, या मैं ना ही मैं आपको ऐसा कह दूंगा कि आपको रैंक 1 मेरे तरफ से हो गया, एक सीट आपको कंफर्म हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने अभी भी बताया कि मैं जो कराऊंगा और आप जो करोगे, आपके मेहनत पे भी डिपेंड करता है। तो मेरे तरफ से जितना पॉसिबल था, ये पिछले 15-20 दिनों में मैंने पहले से चैनलाइज करते हुए सारा ये डिसीजन ऑलरेडी मैंने कर दिया है। अब आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोग क्या करना पसंद करते हो। तो वो बेसिकली आप अपने तरीके से डिसाइड करके, मैं ट्राई करूंगा, या मतलब मैं ये आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप लोग 19 जुलाई तक बता दो। बट लेटेस्ट आप 20 तक बता देना, सो डैट कि मैं 21 से फिर क्लासेस के बारे में सोच सकूं। मतलब इससे ज्यादा अगर लेट होगा तो फिर मैं क्लासेस देकर भी आप लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आप 1 महीने लेट हो चुके हो। और अराउंड 1 महीने में, तो आपका एग्जाम का 1 महीना हो चुका है, पास हुआ। तो आप 1 महीने लेट हो चुके हो, तो आप इससे ज्यादा लेट होने की कोई मतलब होने से कोई फायदा नहीं है। कोई डाउट एनीवन? चलो, एक डाउट था कि आप जैसे कि यस। डीएससी के एलुमनाई हो, तो मतलब आपका भी कुछ ना कुछ प्लेसमेंट हुआ होगा वहां से, तो डीएससी का मेरा? मतलब क्या काम? वैसे हाँ। तो मतलब आप भी कोई कंपनी में गए होंगे, तो उसका यस, कुछ बता सकते हो मतलब? अमेरिकन एक्सप्रेस मैं डेटा एनालिसिस में था। अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर में मेरी पैकेज थी 24 lakhs की, जिसमें 18 लाख फिक्स था एंड 6 लाख वेरिएबल था। मैंने वहाँ पे लगभग 2.5 साल काम किया। इधर रिसेंटली में बेसिकली मैं वहाँ से बेसिकली हटा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े और कुछ और काम करने थे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और मेरा रोल वहाँ क्या पे, था वहाँ हाँ, पे? वहाँ पे मेरा नॉर्मली काम कुछ इस तरीके से था। कुछ शुरुआत के कुछ टाइम पे मुझे पहले ट्रेनिंग दी गई थी पाइथन वगैरह के क्रॉसपॉन्ड में। उसके बाद फिर हम लोग डेटा वगैरह के हेल्प से कुछ मॉडल वगैरह तैयार करते थे, कुछ चीजें एस्टिमेट वगैरह करते थे। इसके बाद हम लोग को प्रोजेक्ट भी दिया गया, मतलब लेटर सपोज कोई प्रोजेक्ट कंपनी के पास आती थी किसी पर्टिकुलर कंपनी के क्रॉसपॉन्ड में। जैसे लेटर सपोज जैसे मान लेते हैं जैसे मिंत्रा है, ठीक है। मिंत्रा को किसी पर्टिकुलर सेल या किसी पर्टिकुलर फाइनेंस के क्रॉसपॉन्ड में, मान लेते हैं, आप ऐसा देखते होंगे कई सारी ऐसी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। ये आपने सुना होगा, जैसे आप देखते हो यस सर। कि हाँ, वो फ्लिपकार्ट भी आपको लोन प्रोवाइड करती है, अमेजोन भी आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो उस टाइम पे लोन किस पर्टिकुलर टाइम पे किस किस पर्टिकुलर फील्ड में जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं बिहार का डेटा अवेलेबल है, तो बिहार में एक कितने अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्या रिटर्न होना चाहिए, सो डैट की जो रिस्क है और जो बेसिकली हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, वो सब मैनेज होता रहे। ये सब डेटा के हेल्प से हम लोग रन करते थे। एक प्रोजेक्ट तैयार होता था, एक प्रेजेंटेशन तैयार होता था, उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपनी को प्रोवाइड की जाती थी। तो इन सब में एक ग्रुप बनता था हमारा कलीग के साथ, और ग्रुप बनाकर हम लोग तैयार करते थे, फिर जाके प्रेजेंट करते थे उस चीजों को। इन सब चीजों को अलग अलग इस पर्टिकुलर फील्ड में काम होता है।
तो आपको शुरुआत, अच्छा कुछ समय आप क्लाइंट से भी, मतलब क्लाइंट से भी डील करते हो किसी पर्टिकुलर डेटा के मतलब आपको डेटा अवेलेबल होता है क्लाइंट का, और डेटा के हेल्प से आप उसके लेटर सपोज प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में, पोस्ट मिनिमाइजेशन के बारे वगैरह में, ये सब आप उसको सजेस्ट करते हो कि आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सब सिनेरियो काम किया जाता है। मतलब मेरा मेनली रोल था डेटा एनालिसिस में, मतलब मुझे डेटा के साथ कुछ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके उसका रिजल्ट मेरे को क्या करना था, इंटरप्रेट करना था, डेट्स क्लियर है। जी। जैसे कई सारे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जिनका बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है, एचडीएफसी बैंक में हुआ है, तो उनका काम है क्रेडिट कंट्रोल के बारे में काम करना, कि किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करते हुए कंपनी क्रेडिट प्रोवाइड भी कर ले और प्रॉफिट भी जनरेट कर ले। तो ये सब चीजें वो लोग कर रही है। तो अगर ऐसा कभी होगा तो मतलब मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ एक मीटिंग रखूंगा, सो डैट कि आप लोग भी इस पे ज्वाइन करना, और उनसे आप बेसिकली जान सकते हो कि क्या कर सकते हैं, मतलब क्या सब वो कर रहे हैं। तो एक अलग चीज है, मतलब अलग अलग कंपनी, मतलब एक तरीके से अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऑलमोस्ट, एक तो मूडी में काम कर रहे हैं, एक कैपलर केनन में काम कर रहे हैं, एक जेपी मॉर्गन में काम कर रहे हैं, आईसीआईसीआई में काम कर रहे हैं, एचडीएफसी में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी आपके पास आएगी डीएससी में प्लेसमेंट करने के लिए, उनमें से जो टॉप 10-20 कंपनी जिसको आप चूज करोगे, उन सब में कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको ये आइडिया दे देगा कि आपको करवाया क्या जाएगा, कितना वर्क। अच्छा, वर्कलोड कभी भी डिसाइड नहीं होता पहले, वर्कलोड डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको वहां पे मतलब मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर है। ओके सर। चलो, किसी को और डाउट, अच्छा किसी को और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैं फिलहाल की रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अगेन थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं, इन 3 मेन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा, जिसकी फीस होगी 25,000 रुपीज। क्या सब प्रोवाइड किया जाएगा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करोगे या ना करोगे, दोनों चीजें में से जो भी चीजें है, आप ऑनेस्टली मेरे को 19 या 20 लेटेस्ट बाय 28 जुलाई आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए, सो डैट कि मैं अपना डिसीजन आपसे बेसिकली अपने तरीके से ले सकूं। तो फिलहाल की मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूँ, कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो। यस, एनीवन, कोई